प्यारे बच्चों, मैं सतीश चंद्र सोनी अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करेगी रोड कोटा से। आप लोगों ने मेरी कुछ वीडियो को देखे होंगे जो उतनी विशेष नहीं रही होंगी। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण से संबंधित एक नए विषय के साथ, और वो हमारा आज का नया विषय है चिन्हों के प्रकार। चिन्हों के प्रकार के संदर्भ में देखा जाए तो उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं, उन चिन्हों के कितने प्रकार होते हैं, उन चिन्हों का क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब होता है, क्या विशेषताएं होती हैं। आज इस विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे। आप अक्सर देखे होंगे जब हम किसी भी भाषा के लेख को पढ़ते हैं तो बहुत सारी जगह छोटे छोटे चिन्हों का प्रयोग हुआ रहता है। हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर उन लेखों में उन छोटे छोटे चिन्हों का प्रयोग लेखक के द्वारा क्यों किया गया है, क्या मतलब है, उन चिन्हों का प्रयोग लेखक के द्वारा क्यों किया गया। इस विषय पे हमें जानना है। लेखक जो होता है उन चिन्हों का प्रयोग अपने लेख पर इसलिए करता है क्योंकि जब पाठक पढ़ता है किसी लेख को तो वह स्पष्ट रूप से उस लेख को समझ सके। हम भी यदि किसी लेख को लिखना चाहें तो यदि हम उसमें चिन्हों का प्रयोग ना करें तो वह हमारा लेख अधूरा सा रहता है या संपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है। आज हम इसी जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चिन्हों के प्रकार के बारे में। हिंदी व्याकरण में चिन्ह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रायः जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह आप देख रहे होंगे कि इस बोर्ड पर मुख्यतः 20 प्रकार के हैं जिनका प्रयोग हम अपने लेख पे या अधिकतर हम इनको देखते हैं। इनका प्रायः प्रयोग होते रहता है। सबसे पहले मैं आपको चिन्हों के प्रकार में से सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता देना चाहता हूँ कि चिन्ह के प्रकार की क्या परिभाषा होती है। उसका परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी भी लेखन क्रिया में लेख का भाव, अर्थ और ठहराव को स्पष्ट करता है। यदि किसी लेख में चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो वो चिन्ह जो होते हैं उस लेख को स्पष्ट करते हैं, उसके भाव को, उसके अर्थ को और उसके ठहराव को। आगे है चिन्हों के प्रकार। चिन्हों के प्रकार से यदि हम देखें तो मुख्यतः यहाँ 20 प्रकार के चिन्हों के प्रकार हैं जो प्रायः प्रयोग किए जाते हैं और हम इन्हें देख पाते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह का प्रयोग है अल्प विराम। अल्प विराम, फिर उसके बाद दूसरा है अर्ध अल्प विराम, फिर उसके बाद है पूर्ण विराम, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक, फिर विस्मयादिबोधक, फिर अवतरण चिन्ह, फिर उदाहरण चिन्ह, फिर लाघव चिन्ह, फिर हंसपद चिन्ह, और अगला फिर क्या है, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, योजक चिन्ह, समान तुलनात्मक चिन्ह और संकेतक चिन्ह। और भी आगे हैं जैसे कोष्ठक, फिर है पुनरावृत्ति, पुनरुक्त चिन्ह, फिर है हलंत, फिर व्याख्यात्मक चिन्ह और अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अल्प विराम के बारे में बताना चाहूँगा। अल्प विराम का चिन्ह जो है उसकी संरचना पहले देख लीजिए। उसकी संरचना इस तरह की है।
अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह जब हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं और उस वाक्य में किसी भी संज्ञा को एक से ज़्यादा बताने के लिए, चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, उन संज्ञा के संख्या को एक से ज़्यादा बताने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम का मतलब होता है कि हम संख्या तब स्पष्ट कर पाएंगे जब उस वाक्य में अल्प विराम के साथ थोड़े समय के लिए पढ़ते समय रुकना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीता, फिर अर्धविराम, गीता अर्धविराम, फिर मीता अर्धविराम। तो इस प्रकार से सीता, गीता, मीता और श्याम आज एक बहुत अच्छा खेल खेले। समझ में आ गया होगा। फिर अगला चिन्ह का प्रकार है अर्ध अल्प विराम। अर्ध अल्प विराम का भी उदाहरण सेम ऐसे ही है। अर्ध अल्प विराम का मतलब होता है अल्प विराम से ज़्यादा समय तक के लिए और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं और यदि वहाँ पर अर्ध अल्प विराम का चिन्ह दिखाई देता है तो वहाँ पर हमें कुछ क्षणिक समय के लिए रुकना है, जिससे उस लाइन का या उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके। फिर अगला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से तात्पर्य है कि जब हम अपने किसी भी वाक्य को पूरा करते हैं या किसी लेख को पूरा करते हैं या किसी पैराग्राफ को पूरा करते हैं, तब हम उस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उससे यह स्पष्ट होता है पाठक को कि ये वाक्य यहाँ पर पूरा हुआ। फिर आगे देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्नों पे करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों पे करते हैं। जैसे हम अपने वाक्य में भी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, किसका, जितने भी सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, यदि हम उन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में करते हैं और हमारा वह प्रश्न बनता है, उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के हमारा वह प्रश्न पूरा होता है। फिर आगे है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह से तात्पर्य है कि आश्चर्यचकित होना, विस्मय प्रकट होना। जैसे हम किसी चीज को सुन करके किसी चौंकने वाली स्थिति पैदा हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ, जैसे कि अरे मेरा तो पर्स गायब हो गया, ओहो कितना अच्छा व्यक्ति था, आहा कितना मजा आया, वाह वाह शाबाश। इस प्रकार के जब विस्मय वाले शब्द आते हैं तो हम इस विस्मय चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में विस्मय शब्द के बाद ही प्रयोग करते हैं और वह वाक्य को हम पूरा करते हैं। फिर से बताना चाहूँगा इसका उदाहरण कि जैसे हमने अपने वाक्य में लिखा कि आहा आज का मौसम कितना सुहाना है, तो आहा के बाद हमने विस्मय चिन्ह लगाया। फिर अगला है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह का मतलब होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा। सिंगल इन्वर्टेड कामा हम वहां पर प्रयोग करते हैं, अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर किसी विशेष पद, विशेष व्यक्ति, विशेष शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्दों के लिए वहां पर हम सिंगल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। फिर है उदाहरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जैसे किसी के कथन को या किसी महापुरुष के कथन को या किसी व्यक्ति के कथन को वैसा का वैसा ही लिखते हैं,
और लिख करके दर्शाते हैं, तब हम वहां पर डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अरस्तु ने कहा, डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वह पशु है या देवता, और डबल इन्वर्टेड कामा से उसको लॉक किए। फिर अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का मतलब होता है छोटा करना और किसी बड़े शब्द को छोटा करना, किसी पद को छोटा करके बताना, किसी स्थान के नाम को छोटा करके बताना। जैसे उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में हम पूरा डॉक्टर ना लिख करके और एक बड़ा सा डा बनाएंगे, चंद्र बिंदी लगाएंगे और बगल में एक लाघव चिन्ह लगाएंगे, छोटा सा बिंदी लगाएंगे। उसका मतलब होता है, उस बिंदी का मतलब होता है कि वह एक बड़े शब्द को छोटा कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश, ऊ बना करके बिंदी लगाए, प्रा बना करके बिंदी लगाए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इंजीनियर, डॉक्टर, पंडित, पा बना करके और बगल में लाघव चिन्ह लगा दिए, ऊपर भी एक बिंदी लगा दिए। तो वो एक बड़े शब्द को छोटा करने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह का मतलब होता है, हंस में सुपर। हंसपद चिन्ह का मतलब होता है कि जब हम किसी लेख को लिख रहे होते हैं या किसी वाक्य को लिख रहे होते हैं और उसमें कोई जरूरी शब्द चूक जाए या छूट जाए, तो हम जहां पर वह शब्द छूटता है उसी शब्द के पास हंसपद चिन्ह लगा करके और उसके ऊपर लिख देते हैं, ताकि पाठक को यह समझ में आए कि ये छूटा हुआ जो शब्द ऊपर लिखा है ये इसी जगह का है, और उससे पाठक को समझने में कोई परेशानी नहीं होती है। फिर अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है डबल बिंदी। हम किसी विषय के बाद यदि उसका विस्तार लिखना चाहें तो डबल बिंदी लगा करके और उसके आगे पूरा उसका डिटेल्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह का मतलब ये होता है कि जब हम किसी लेख को पढ़ते हैं और उस लेख के अंदर कोई ऐसी विशेष लाइन आ जाती है या कोई ऐसे विशेष शब्द आ जाते हैं जिसको हम अंडरलाइन करते हैं। रेखांकन चिन्ह का मतलब होता है अंडरलाइन लाइन। अंडरलाइन यदि हम किसी वाक्य पे किए या किसी शब्द पे किए तो उसका मतलब ये होता है कि वह हमारे लिए विशेष है। तो किसी विशेष लाइन को या किसी विशेष शब्द को दर्शाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब होता है कि जैसे हम किसी कविता का संदर्भ लिख रहे हैं या किसी गद्य का संदर्भ लिख रहे हैं तो शुरू के शब्द को लिख करके और बीच में बिंदी बिंदी डैश 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 करके और हम डॉट डॉट करके और बगल में लास्ट वाले शब्द को लिख दिए, तो उसका मतलब ये होता है कि शुरू के शब्द को और अंत के शब्द को लिख करके और जो बीच में हमने लोप चिन्ह का प्रयोग किया है उस लोप चिन्ह का मतलब होता है कि वह पंक्ति पूरी है। फिर अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना। योजक चिन्ह का मतलब होता है जोड़ना, दो शब्दों को आपस में जोड़ना योजक चिन्ह कहलाता है। या कभी कभी हम देखते हैं कि शब्द युग्म होते हैं जो जोड़ी वाले शब्द होते हैं, या जैसे कि बार बार, अभी अभी, कभी कभी, इनके बीच में हम योजक चिन्ह को प्रयोग करते हैं। या फिर हम और शब्द जहां पर लिखते हैं उस और शब्द को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, आजकल, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। तो इन दो जोड़ी वाले शब्दों के बीच में जो हम डैश लगाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं, उस योजक चिन्ह का मतलब होता है और दो आपस के शब्दों को जोड़ना। योजक चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाता है। फिर अगला है समान तुलनात्मक चिन्ह।
बराबर का चिन्ह, यदि किसी की समानता दिख रही है वहाँ पर तो उसके समतुल्य हम वहाँ पर बराबर का चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है संकेत चिन्ह, संकेतक चिन्ह, संकेत करने वाली चिन्ह। किसी दिशा निर्देश को बताने के लिए, किसी चीज को संकेत करने के लिए हम वहाँ पर एरो का निशान लगा देते हैं। अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि ट्रैफिक पे लगा रहता है या कहीं भी रोड पे लगा रहता है या कहीं भी, तो उसका मतलब ये होता है निर्देशक चिन्ह, वो निर्देश करता है, एक तीर के द्वारा दिशा निर्देश करता है या किसी और चीज के लिए निर्देशित करता है। फिर अगला है कोष्ठक। कोष्ठक 3 प्रकार का होता है, बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, इन सभी कोष्ठकों का प्रयोग जोड़ी में किया जाता है। छोटे कोष्ठक का प्रयोग यदि हम किसी शब्द को लिखे हैं और उस शब्द का मतलब उस कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, मतलब कि हम जो कोष्ठक के बाहर शब्द है उस शब्द का अर्थ उस कोष्ठक के अंदर हमने लिख दिया है, ताकि पाठक को समझ में आ जाए कि कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ शब्द जो है वह उस कोष्ठक के पहले बाहर वाले शब्द का अर्थ है। फिर अगला है पुनरावृत्ति चिन्ह। पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब हम किसी चीज को बार बार ना लिखना पड़े। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का नाम है और उस बच्चे के नाम के आगे उसके पिता का नाम है, फिर दूसरा बच्चा है, उस दूसरे बच्चे के सामने पिता का वही नाम है, यानी उसी पिता के 2 बच्चे हैं, तो हम वहाँ नीचे में पुनरावृत्ति चिन्ह लगा देते हैं। उससे ये पता चलता है कि ऊपर लिखा हुआ जो शब्द है वो शब्द नीचे के लिए भी है। जैसे कि किसी भी शब्द को दोबारा बताने के लिए हम पुनरावृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है हलंत। हलंत का मतलब होता है हम किसी भी व्यंजन वर्ण में जब नीचे से एक छोटा सा हलंत लगा हुआ दिखाई देता है, व्यंजन वर्ण हो या संयुक्त व्यंजन वर्ण हो, उस हलंत से हमें ये पता चलता है कि वह जो व्यंजन वर्ण है वह अपने आप को अधूरा बता रहा है। और हम जब लेख लिखते हैं तो उस व्यंजन वर्ण को यदि हमारा हलंत के साथ लिखते हैं तो पाठक को ये पता चलता है कि वहां पर उस वर्ण का प्रयोग आधा हुआ है। फिर उसके आगे है व्याख्यात्मक चिन्ह। व्याख्यात्मक चिन्ह जो है डबल बिंदी के साथ एक डैश लगा हुआ। यदि हम किसी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो उस विषय के आगे उसका पूरा विस्तार लिखने के लिए उस व्याख्यात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे अधिकतर कि आवेदन पत्र जब आप लिखते हैं तो उसमें विषय डालते हैं और विषय के आगे व्याख्यात्मक चिन्ह लिखते हैं, फिर आपको विषय में क्या बताना है उस पूरे विस्तार को आप एक वाक्य के रूप में लिखते हैं। फिर अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह का मतलब होता है कि जब हम अपने लेख को पूरा कर लेते हैं, जब हम अपने लेख को पूरा कर लेते हैं और हमारा लेख वहाँ पर समाप्त हो जाता है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना रहता है, तब हम वहाँ पर समाप्ति सूचक का चिन्ह लगा देते हैं और उससे यह स्पष्ट होता है कि अब इसके आगे लेख खत्म हो गया और पाठक को समझ में भी आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो विषय था समझ में आ गया होगा और आप इस सभी चिन्ह के प्रयोगों को आप एक उदाहरण के साथ, एक एक वाक्य के साथ, एक नोट्स के साथ आप उसको रेडी करिए और नोट्स बना के रखिए, और जब आप स्कूल आएँ तो आप उस नोट्स को दिखाएं। सभी चिन्हों के प्रकार की परिभाषाएं और सभी चिन्हों के प्रकार के एक एक उदाहरण होमवर्क के रूप में आप उसको कंप्लीट करके एक नोट्स के रूप में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो विषय था
वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।